पाठ 3 पुरस्कार। पहला दृश्य। नभ में घनघोर बादल छाए हुए थे तथा पर्वतमाला के अंचल में समतल भूमि से मिट्टी की गंध उठ रही थी। वहीं रथों, हाथियों और भीड़ के मध्य महाराज की सवारी बढ़ रही थी। सभी ओर बाजे बजने लगे और कुमारियों ने फूल की वर्षा की। कौशल का ये उत्सव प्रसिद्ध था, जिसमें महाराज एक दिन के लिए किसान बनकर इंद्रदेव की पूजा करने के लिए हल जोतते थे। दूसरे राज्यों के युवक राजकुमार उत्सव में भाग लेते थे। इस बार मगध का राजकुमार अरुण भी अपने रथ पर बैठा उत्सव देख रहा था। खेत की मालकिन कुमारी मधुलिका बीजों का थाल लिए महाराज के साथ थी। सभी लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे। राजकुमार अरुण मधुलिका का भोला सौंदर्य निहार रहे थे। उत्सव का प्रधान कार्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका को खेत के पुरस्कार में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। मधुलिका ने बहुत ही सम्मान से थाली सिर से लगाई, किंतु उसमें रखी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिए। महाराज की भ्रिकुटी अभी चढ़ी ही थी कि मधुलिका ने सविनय कहा, महाराज, मेरे पितामहों की भूमि बेचना मेरे लिए अपराध है। मैं ये मुद्राएं स्वीकार नहीं कर सकती। महाराज कुछ बोल पाते कि उससे पूर्व ही वहाँ खड़े वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर में कहा, अबोध, क्या कह रही है? तूने राजकीय कृपा का तिरस्कार किया है। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्र की ये एकमात्र कन्या मधुलिका है। नियम के अनुसार हम उसे भूमि का 4 गुना मूल्य दे रहे हैं। महाराज ये सुनकर चौंक उठे। सिंह मित्र की कन्या, वही जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, उसी वीर की कन्या है। हाँ देव, सविनय मंत्री ने कहा। महाराज कुछ समय के लिए चुप रहे। सभा विसर्जित हुई और सब अपने अपने शिविर में लौट गए, किंतु मधुलिका एक विशाल वृक्ष की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। इस बार रात्रि उत्सव में अरुण ने भाग नहीं लिया। उसकी आंखों में भी नींद न थी। अरुण ने देखा रक्षक सो रहे थे। वो चुपचाप उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां मधुलिका निद्रा का सुख ले रही थी। अचानक मधुलिका को किसी के आने की आहट हुई। उसने चौंक कर पूछा, कौन? देवी, मैं मगध का राजकुमार। मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरा हृदय तुम्हारी छवि का दास बन गया है। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं है। मैं राष्ट्रीय नियम नहीं बदलना चाहती, चाहे मुझे कितना ही दुख हो। ये कहकर मधुलिका उठकर चल दी और राजकुमार लौट गया। मधुलिका ने राजकुमार का अनुग्रह नहीं लिया। उसने दूसरे के खेतों में कठिन परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता, उसे खाकर झोपड़ी में पड़ी रहती। आसपास के किसान उसका बहुत सम्मान करते थे। इस तरह दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। अत्यधिक गरीबी ने मधुलिका को अधीर कर दिया था। मधुलिका बीते क्षणों को याद ही कर रही थी कि बाहर वर्षा ने भीषण रूप धारण कर लिया। बादलों की गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। मधुलिका अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ, कोई है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंडियों से बना द्वार खोला और देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े बैठा है। सहसा वो चिल्ला उठी, राजकुमार! मधुलिका! आश्चर्य से युवक ने कहा, तुम्हारी ये दशा? मधुलिका बोल उठी, और आज आपकी ये हालत? मैं मगध का विद्रोही, निकाला गया राजकुमार, कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। मधुलिका ने नम्रतापूर्वक कहा, स्वागत है राजकुमार। शीतकाल की कोहरे से घिरी चांदनी में बैठे अरुण और मधुलिका परस्पर बात कर रहे थे। मधुलिका ने राजकुमार के सैनिकों की ओर देखते हुए कहा, इतनी गरीबी में इतने सैनिक साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मैं अपने बाहुबल से नया राज्य बनाऊंगा। ओह, तो तुम्हारा उत्साह कम नहीं हुआ। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें कौशल के सिंहासन पर अपनी रानी के रूप में बिठा दूं। मधुलिका कांप उठी। क्या? हाँ मधुलिका, कौशल नरेश तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। वो तुम्हारे लिए अत्यधिक चिंतित हैं।
कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिक लेकर दस्युनाश के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। राजकुमार की बातें सुनकर मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां चमकने लगीं। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जो कहोगे वही करूंगी, मंत्रमुग्ध सी मधुलिका ने कहा। अगले ही दिन कौशल नरेश के दरबार पहुंचकर मधुलिका बोली, देव, 3 बरस पहले मेरी भूमि ली गई थी। ओह, तो उसका मूल्य मांगने आई हो? कौशल नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, दक्षिणी नाले के समीप उतनी ही जंगली भूमि दे दें, मैं अपनी खेती वहीं करूंगी। वो भूमि उबड़ खाबड़ है, परंतु दुर्ग के समीप होने से सैनिक महत्व रखती है। तो फिर मैं निराश लौट जाऊं? मधुलिका ने धीमे स्वर में कहा। नहीं, सिंह मंत्री की कन्या और निराश लौटेगी? बिल्कुल नहीं, मैं मंत्री को आज्ञा पत्र देने का आदेश दे देता हूँ। जय हो देव, कहती हुई मधुलिका राजमंदिर से बाहर चली आई। कौशल नरेश के आदेशानुसार दुर्ग के दक्षिणी नाले पर झाड़ियां काटकर मधुलिका का खेत बन रहा था। अरुण के आदमी वहां स्वतंत्र घूमते। एक दिन अरुण ने कहा, आज रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। मैं कौशल का राजा बनूंगा। आज रात झोपड़ी में बिताओ, कल से तो राजमंदिर में तुम्हारा निवास होगा। मधुलिका झोपड़ी की ओर बढ़ती हुई सोचने लगी। मगध कौशल का शत्रु है, शत्रु की विजय? नहीं, वो पुकार उठी। नरेश ने क्या कहा था? ये वीर सिंह मंत्री की कन्या है। मधुलिका राह पर खड़ी थी। रात का पहला पहर बीत चुका था। लगभग 100 अश्वारोही चले आ रहे थे, जिसमें आगे आगे सेनापति थे। वो बोले, कौन है तू? मैं अपराधी हूँ, मुझे पकड़ लो। क्या कहा? अपराधी? साफ बता। आज रात श्रावस्ती दुर्ग पर दक्षिणी नाले के पास से आक्रमण होगा। किला शत्रुओं के हाथ में होगा। क्या कह रही है तू? सेनापति ने चौंक कर कहा, मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्र चलो। मधुलिका की चेतावनी सुनकर सेनापति ने 80 सैनिकों को दक्षिणी नाले की ओर बढ़ने की आज्ञा दी और मधुलिका को साथ लेकर स्वयं दुर्ग की ओर बढ़ गए। अश्वारोहियों को आते देख प्रहरी चौंक गए। उन्होंने सेनापति को पहचाना। श्रावस्ती दुर्ग का द्वार खुलते ही सेनापति ने पूछा, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। बिना आवाज किए उन्हें दुर्ग के दक्षिणी ओर ले चलो। मधुलिका को भी पीछे आने का संकेत किया। सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़े तथा कुछ समय पश्चात जब वो महाराज के पास पहुँचते ही बोले, क्षमा हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय यहाँ आना पड़ा। महाराज मधुलिका को देखकर चकित रह गए और कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुम्हें दक्षिणी नाले के समीप भूमि दे दी गई थी, फिर इस समय तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? देव, किसी शत्रु ने आज रात दुर्ग पर अधिकार करने का प्रबंध किया है। इस स्त्री ने ये संदेश दिया है। महाराज ने पूछा, मधुलिका, क्या ये सत्य है? हाँ महाराज, तुमने ये सूचना देकर पुरस्कार का काम किया है। महाराज ने प्रसन्न होकर कहा। तीसरा दृश्य। महाराज के सैनिकों द्वारा राजकुमार अरुण अपने साथियों के साथ पकड़ लिया गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता रोष से चिल्लाई, प्राण दंड, प्राण दंड, इसे प्राण दंड दीजिए। राजा ने अपनी सहमति दी। मधुलिका बुलाई गई। तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो। वो चुप रही। राजा ने कहा, मेरी अपनी जितनी खेती है वो मैं सब तुम्हें देता हूँ। मधुलिका ने बंदी अरुण की ओर एक दृष्टि डालकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा, मांग लो। तो मुझे भी प्राण दंड दिया जाए। ये कहकर वो बंदी अरुण के समीप जा खड़ी हुई।